ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ, आप लोगों को काफ़ी देर रुकना पड़ा। थोड़ी नाराज़गी इस बात की भी जताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने छोटे से रूम में जो दिल्ली की यूनिट ने लिया है, अगली बार मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कोई बेहतर जगह के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे करके। और पार्टी में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के साथ जो मुलाकात है वो दूसरी जगह के ऊपर हो सकती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ली जा सकती है। आज हमें खुशी है इस बात की कि आज ताहिर हुसैन साहब जेल में बंद है, वो आज मजलिस के साथ जुड़े हैं, मजलिस के साथ वो आगे बढ़ने वाले हैं। उनका बेटा, उनकी मिसेस, उनकी वाइफ आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मौजूदगी के अंदर उन्होंने पार्टी में शमूलियत हासिल की। और हमें खुशी है इस बात की कि बैरिस्टर साहब ने दिल्ली के जो विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें पहले सीट की घोषणा उन्होंने कर दी है। और एक तरीक़े से हमने यहाँ से अपने चुनावी प्रचार का और हमारी चुनाव का बिगुल हमने बजा दिया है। और आपको पता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले जो नगर पालिका के इलेक्शंस हुए थे उसमें भी हमने हिस्सा लिया था। और मेरी ज़ाती राय ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए यहाँ पर एक तरीक़े से एक बंजर ज़मीन है और हमने पिछले कुछ सालों से यहाँ पर मेहनत करते आए हैं। ठीक है, हमें शुरुआती दौर के अंदर कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जिस तरीक़े से मेहनत और जिस तरीक़े से काम पिछले कुछ वक्त के अंदर हुआ है, ख़ास तौर से हमारे दिल्ली के सदर शोएब जमाई साहब जिस तरीक़े से मजलिस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हमें यकीन है कि इस बार जो है वो एमआईएम पार्टी दिल्ली के अंदर अपना झंडा ज़रूर लहराएगी। और हम पूरी मजबूती के साथ इंशाल्लाह ये इलेक्शन लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आप खुद देख सकते हैं कि हमारे अपने इलाके जो है वहाँ की हालात कैसे है करके। मैं पिछले 10 सालों से इन इलाक़ों का जब दौरा करता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि क्या यहाँ पर वाक़ई में कोई डेवलपमेंट नाम का शब्द और इन इलाक़ों का कोई रिश्ता है भी या नहीं है। क्योंकि जो 10 साल पहले जो मैंने इन इलाक़ों की हालत देखा था वही हालत आज भी हमको देखने को नज़र आती है उसमें। लेकिन यही है, अब फिर दोबारा वही लोग आपके बीच में आएंगे, वही लोग आकर आपको फिर सेक्युलरिज़म का चोला पिनाने की कोशिश करेंगे। फिर आपको डर दिखाया जाएगा कि देखिए भाई, अगर हमारा वोट बढ़ गया तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी करके। यही खेल पूरे हिंदुस्तान के अंदर खेला जा रहा है। लेकिन यहाँ के भी, दिल्ली की आवाम के भी कुछ ख्वाब है। वो भी अपने इलाक़ों के अंदर तरक्की चाहते हैं, अच्छे रास्ते चाहते हैं, कचरे से मुक्ति चाहते हैं, पानी चाहते हैं, अच्छे स्कूल चाहते हैं, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब मुद्दों के ऊपर ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर जगह के ऊपर चुनाव जब आता है तो कैसे कैसे मुद्दों को लेकर हम चुनावी मैदान के अंदर उतरते हैं। तो हमें खुशी है कि आज हमें मजलिस की शुरुआत यहाँ से हुई है। हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आगे जितने भी उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन जो सीट अभी हमने डिक्लेयर किए हैं, हमने हमारी दिल्ली टीम को बताए हैं कि पूरी की पूरी ताकत वहाँ पर झोंकना है जब तक हम दूसरे कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करते हैं। और मैंने एक फ़र्क जो पिछले 5 सालों के अंदर मैंने देखा है कि 5 साल पहले हमें लोगों के पास जाना पड़ रहा था, उम्मीदवारों के पास जाना पड़ रहा था कि हमें आप हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़िएगा करके। इन 5 सालों के अंदर एक ऐसा बदलाव मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे उम्मीदवार हमारे से टच में है, अच्छे मजबूत उम्मीदवार हमारे टच में है और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो एमआईएम के टिकट से इस बार लड़ना चाहते हैं करके। इंशाअल्लाह
आपके अगर कोई सवाल होंगे तो। जी इम्तियाज भाई, बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, उनको जो कोई भी वोट देगा, उनको वोट देने का मतलब है कि वो दिल्ली दंगा को सपोर्ट करता है, और जो आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा जिनकी मौत हुई थी, उनकी मौत को, उनकी हत्या को सपोर्ट करता है। देखिए, अंकित शर्मा की मौत का हमें भी अफसोस है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी को मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है? कहाँ पे आके बैठती है साध्वी प्रज्ञा सिंह? कानून इस मुल्क के अंदर के अलग अलग है, आपके लिए अलग नियमावली तैयार की गई है, आपके लिए अलग रूल्स तैयार किए गए हैं और हमारे लिए अलग रूल्स तैयार किए गए हैं। देखिए, हम ताहिर हुसैन साहब के परिवार जब बात की और जो बातें हमको बताई, हम अदालत की इज्जत करते हैं, पुलिस ने अपना काम कर दिया, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि ताहिर हुसैन साहब पिछले इतने सालों से जेल में बंद है। किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे वो? क्या उनकी पार्टी ने कभी पलटकर देखा, कभी पलटकर पूछा कि उनका परिवार किस हालत के अंदर है करके? जब हम ये कह रहे हैं कि हम अदालत की इज्जत करते हैं, तो आज अदालत हाई कोर्ट के या इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिएगा कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जहां पर हाई कोर्ट का जज, जो आज हम कहते हैं वो कतई उस कुर्सी के लायक नहीं है, जिस तरीके के शब्दों का उसने इस्तेमाल किया है, ये समझ रहे हैं कि हम सरकार को खुश कर डालेंगे, भाजपा को खुश कर डालेंगे, कुर्सी पे से हट जाएंगे, फैसले हम इनके हक में कर डालेंगे और बाद में आकर फिर राज्यसभा के अंदर बैठ जाएंगे। हुआ है पहले। ये जजेस ऐसा है कि इनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन हमको पकड़ना है करके, मुसलमानों को गालियां देना है, हमें मुसलमानों के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे आका जो है वो खुश हो जाएंगे, हमारे रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले हमको तो राज्यसभा की सीट दे दी जाएगी या किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाएगा। तो यही काम अगर चलते रहा तो आप सोचिए कि इंसाफ पसंद इस मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो कहां पर जाएंगे। पुलिस अपने तौर पे काम कर रही है, अदालत इस घटिया लेवल के ऊपर आ चुकी है कि एक पूरे समाज को, एक पूरे समुदाय को किस तरीके से उन्होंने संबोधित किया है। हम लानत भेजते हैं उनको, और यकीनन वो जज उस कुर्सी के ऊपर बैठने के लायक नहीं है, उसे उस कुर्सी के ऊपर से फौरन हटाना चाहिए। अगर इस मुल्क के अंदर अगर इंसाफ जिंदा है, और ये अपील हम नरेंद्र मोदी साहब से कर रहे हैं, वजीर आजम से कर रहे हैं, अगर इस मुल्क के अंदर इंसाफ को जिंदा रखना है तो ऐसे जजेस को फौरन कुर्सी के ऊपर से उठाकर बाहर भेजना चाहिए। इमरान साहब, हम जानना चाह रहे हैं कि आपके पास 100 जैसे आपने बोला लोग आपके पास आ रहे हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ताहिर हुसैनी क्यों था ऐसा नाम जिसको आपने पिक किया, ये बात जानते हुए कि कंट्रोवर्शियल फिगर है, बातें उठेंगी, क्यों क्या कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये सवाल मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से कभी पूछा नहीं गया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह का क्या रोल था मालेगांव के धमाकों के अंदर। हम अदालत का जब ये कह रहे हैं, मुझे बताया गया था कि बहुत सारे केसेस ताहिर हुसैन के ऊपर थे, बहुत सारे केसेस क्लियर होते जा रहे हैं, इसमें 2-3 केसेस बचे हैं। कितने? 9 केसेस, 9 में बेल हो चुकी है इसमें। आप एक मरतबा हो जाने दीजिए ना भाई। एक कहावत है ना उसमें कि जब तक वो गिल्टी साबित नहीं होते हैं, अदालत के अंदर गया हुआ है मामला उसमें, उससे पहले आज हम तो ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन जैसे कितने लोग आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर बंद होंगे। आप लोगों ने रिपोर्ट किया होगा कई ऐसे वाकयात कि कई साल आदमी जेल में सड़ रहा है, बाद में मैटर जाता है नीचे की कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है तो कई सालों के बाद बेगुनाह साबित करके छोड़ देता है। कितने ऐसे केसेस आप देख लें, गूगल करके देख लीजिएगा, तो ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो जेलों के अंदर बंद है। इसमें अदालत अगर उनके ऊपर फैसला है करके, तब हम उसके बारे में सोचेंगे उसमें। लेकिन हम तो आपको ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जाके टटोलिए आप कि कैसे लोगों को है तो जेलों में ठूसा जा रहा है। हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा कौन लोग बंद है?
तो दलित है, आदिवासी है और मुसलमान है। और मुसलमानों से मोहब्बत तो अभी आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से मोहब्बत चल रही है मुसलमानों से। उठाओ और डालो, तुम अपनी बेगुनाही साबित करते रहो, सालों साल निकल जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि इस इतनी कंट्रोवर्शियल फेज को टिकट देना और चुनाव लड़ाने से पोलराइजेशन जो है वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में होगा और इसका फायदा जो है वो बाकी की पार्टियों को होगा? देखिए, मेरे हिसाब से अगर जिस पार्टी से ताहिर हुसैन साहब ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो उनके पीछे खड़े रहती और ये कहती कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं करके, तो शायद ताहिर हुसैन हमारे पास नहीं आते। लेकिन एक इंसान को आप छोड़ देते हैं, उसको अदालत फैसला करने से पहले भारतीय जनता पार्टी और मीडिया उनको गुनहगार साबित कर दे रही है कि नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी ने बोले है कि वो कंट्रोवर्शियल है करके। अगर वो कंट्रोवर्शियल है तो मुझे जवाब दीजिए साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है करके। ऐसे कितने हम आपको बता दें, कितने क्रिमिनल्स उसका डेटा अगर निकाल के देखें तो आज हिंदुस्तान के लोकसभा के अंदर नहीं है। ये सवाल किसी ने मोदी साहब से पूछेगा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से पूछेगा नहीं कि कितने सारे क्रिमिनल्स आज उनके जो विधानसभा अलग अलग राज्यों के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी की जहां पर हुकूमत है, वो डेटा निकाल के देख लीजिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा उसमें। आप मेरे एक ताहिर हुसैन से बड़े परेशान हो गए हैं। मेरा एक ताहिर हुसैन क्यों आ गया है मेरे पास, तो सारा हिंदुस्तान है, तो इसके अंदर ये है, हम खड़े रहेंगे ताहिर हुसैन के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। जिसको जो बोलना है, जिसको जो समझना है समझिए, हम उन्हें लड़ाएंगे और मजबूती के साथ उनके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहेंगे। एक सवाल है, जब आम आदमी पार्टी में थे, मैं इसी को कंक्लूड करूं, आम आदमी पार्टी में थे, अरविंद केजरीवाल जेल गए, संजय सिंह जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए और कई सारे बड़े नेता जेल गए। उनका कहना था लगातार कि जब तक प्रूफ ना हो जाए, साबित ना हो जाए, तब तक मुजरिम नहीं है। लेकिन वही ताहिर हुसैन के केस में 1 से 2 महीने के अंदर पार्टी से भी निकाल दिया गया, पूरा तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। इस पर आप देखिए, मैं जो आपको जवाब दे रहा था, आपके पत्रकार साहब ने ही उसका जवाब दे दिए है। भाई, अंटिल आप जब तक गुनहगार साबित नहीं होते हैं, जेल में तो उठाकर है तो साहब इम्तियाज जलील ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, वो डाल दीजिएगा। बहुत शौक है पुलिस वालों को, हमें बहुत पसंद आते हैं, हम पकड़िए, डाल दीजिएगा जेल के अंदर। अब सालों साल लग गए हैं करके इसमें। अदालतों का कैसा मामला चल रहा है, मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया हुआ। ये साल जो इंसानों के बर्बाद होते हैं, क्या वो अदालत ला सकती है? क्या कभी आज तक ऐसा हुआ है कि किसी बेगुनाह को अदालत ने 10 साल के बाद छोड़ा है? तो उस ऑफिसर ने जिसने फर्जी केस बनाया था, उसके ऊपर कभी कार्रवाई हुई है? ऐसा कभी सुने हैं आपने? 100%. What we are saying is, it's totally the double standards of Aam Aadmi Party. On one side, when their leaders go in jail, they say recently when the incident party, they don't even bother to meet his family. Last condition is, so definitely we totally agree with that. Aam Aadmi Party is playing double role, double standards. इम्तियाज साहब, आपने ताहिर साहब की बात कही है, लेकिन ये मुद्दा पूरा सीए आंदोलन से के बाद, क्या सीए का पूरा मुद्दा इस पूरे चुनाव में क्या मुद्दा था जो नाइंसाफी हमारे ऊपर करने की ये साजिश रच रहे? ये स्पेसिफिक एजेंडे के तहत किस तरीके से किया जा सकता है? एनआरसी का तो है ही, लेकिन मैंने शुरुआत में ऐसा कहा, अंदर ओखला ये इलाकों के अंदर तरक्की। मैं जब सड़क पे से आ रहा था, इतनी तंग गलियां, वहां से निकल के यहां पे आने के लिए, दिल्ली मतलब हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है,
देश की राजधानी है और यहाँ पर आप बड़े बड़े बातें करते हैं के अंदर में पार्लियामेंट था। मोदी जी कैसी बातें करते हैं ना, फिर मतलब बिल्कुल तो क्या दिखा देते हैं सपना। हकीकत क्या है उनको बोलेंगे, एक मर्तबा है बैठ के है तो जरा आइए ओखला के अंदर, उनके एक मंत्री को कहेंगे कि साहब एक मर्तबा यहाँ के सड़कों के ऊपर आप भी है तो मोटरसाइकिल पे या रिक्शे के अंदर आके देखिएगा करके। ये जिंदगी क्यों मिल रही है, तकलीफें हम क्यों सह रहे हैं? एक शहरों के अंदर दो शहर कैसे बसते हैं कि जहां पर वो रहेंगे तो हर चीज चकाचक, और हम जहां पर रहेंगे तो ऐसी गुजर के निकलना पड़ेगा। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि हमें जेल भेज दिया था, हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मैंने जुल्म के खिलाफ क्या काम? विकास का काम इसलिए नहीं हो पाया कि उन्हें जेल से काम नहीं हो पाया। आप यहाँ क्या उनके खिलाफ भी चुनाव उम्मीदवार उतारेंगे? नहीं, मेरी तो अब उनसे लोगों के साथ साफ नहीं किया, हो सकता है दोबारा आप अंदर चले जाए, नहीं ना लड़े, आप मजलिस के साथ जुड़ जाए, मजलिस के जो भी उम्मीदवार है उसको मदद करिएगा उसमें, और फिर जब आप अंदर जाएंगे तो आवाज उठाएंगे। सर इलेक्शन के टाइम पर ही जो ताहिर हुसैन की याद आई जाए, इससे आपने नोट किया था ताहिर हुसैन जी, ताहिर हुसैन साहब से हमारे पूरी टीम, इनके सामने बोल रहा हूं, कई महीनों से इनके साथ टच में थी। देखिए ये इलेक्शन, ये तो इन्होंने फैसला किए हैं। अगर ये बोले हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं तो भी हम उनके परिवार के साथ, ताहिर हुसैन के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। उनके साथ के जो भी बंद थे वो सब छूट गए, कुछ बंद ही नहीं हुए, तो ताहिर हुसैन ही क्यों अभी तक जो है नहीं छूट पा रहे? क्या मानते हैं, मतलब वो गुनहगार हैं वाकई में, या फिर ये मतलब साजिश? बीजेपी की नजर के अंदर तो आप भी वो छोड़ के हम सब गुनहगार हैं इस देश के अंदर, वो सारे दूध के धुले हुए हैं वही है करके उसमें। अब क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, ये अदालत ने जवाब देना चाहिए, या वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को उतार दीजिएगा, मुझे दे दीजिएगा मौका, मैं बता दूंगा। आप कब तक लड़ेंगे सर उनके लिए, कब तक उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, कितनी जल्दी छूट जाएगी? TV9 भारतवर्ष जो पत्रकार है करेंगे हम पूरी कोशिश उनके साथ खड़े हैं, और यकीनन उनको जो भी मदद लगेगी हम करेंगे। News 24 ठीक है ना, ठीक है। ये सवाल दिल्ली में है क्योंकि आपकी पार्टी का बयान एक काफी चर्चा में रहता है, अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कहते हैं। छोटा रिचार्ज उन्हें क्यों कहते हैं और रिचार्ज किसने किया आखिर, ये जवाब? देखिए हम पहले से ही ये बात 5 साल पहले भी हमने पूरे कैंपेन के अंदर यही चलाया था, छोटा रिचार्ज करके उसमें। देखिए मैं ज़ाती तौर के ऊपर अपना ये बताता हूँ, मैं अन्ना हज़ारे मूवमेंट को बहुत करीब से देखा है। मैं भी आपके जैसा पत्रकार हुआ करता था, मैंने भी मतलब पूरे अन्ना हज़ार मूवमेंट के टाइम के ऊपर इनको सबको देखा था। ये वहाँ पर अन्ना हज़ारे के पास आके वो बेचारे गांव वाले आदमी को कैसा घुमा फिरा के एक मैडम गवर्नर बन गए, दूसरे चीफ मिनिस्टर बन गए, बाकी के मंत्रियां बन गए करके। तो ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, और हम हमेशा ये बात मानकर चलते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है ये आरएसएस ने तैयार की हुई है, आरएसएस से जुड़े हुए सारे लोग है ये, और ये अपने एजेंडे के हिसाब से ये काम कर रहे हैं कि मोदी जब नीचे आएंगे तो अपना दूसरा बिंदु ऊपर आ जाएगा करके। सीटों पे क्योंकि आम आदमी पार्टी का उसका बिजली पानी स्वास्थ्य नहीं एजेंडा नहीं है। मैं तो आपको बता दिया हूँ ना, आपके सवाल मैंने बताया कि मुझे यहाँ पर आने के लिए आप लोग अगर इस इलाके से जब जाएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा उसमें कि दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर ये शोएब जमाई साहब है जैसे ऐसे बताएंगे हमें, उसका हम सर्वे करेंगे और देखिए इसका जवाब मेरे हिसाब से शोएब जमाई साहब के उतारेंगे। ओखला एक हमारे लिए बहुत अच्छा जगह रहा है, पिछले बार भी अभी जैसे इम्तियाज पार्षद साहब के ने चुनाव कहा में था कि 3-4 कैंडिडेट है, तो
जैसा अभी हमारे दिल्ली MIM के कार्यकर्ता रहेंगे या यहाँ भी पैराशूट के कैंडिडेट रहेंगे? नहीं, हमारी पहली कोशिश तो हमेशा ये होती है कि हमारे अपने कार्यकर्ताओं, और ताहिर हुसैन साहब पैराशूट कैंडिडेट नहीं है, बल्कि पिछले ताहिर हुसैन साहब जो है पिछले 6 महीनों से हम इनके परिवार के साथ हैं और आज वो सामने आए हैं, लेकिन इनको पता है कि इनके मुसीबत के समय में सारी पार्टियों ने धोखा दे दिया। कोई आज तक नहीं गया। आज से 6 महीना पहले जब हम अपनी टीम को लेकर इनके घर गए हैं तो आप पूछ सकते हैं इनसे कि इन्होंने कहा कि आज तक हमारे पापा को गए हुए जेल 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए। पहली बार कोई पार्टी हमारे पास आई है, हमारा चुनाव तो था भी नहीं, कुछ नहीं, तो हमारा परिवार का हिस्सा है और आज हम वो फॉर्मली शामिल हुए। इसलिए यही बात जो है ये ओखला में और तमाम जगह शामिल होती है, वो हमारे ही लोग हैं और सब अपने हैं। बहुत सारी दूसरी पार्टियों में जो लोग हैं वो तो मजबूरी के तहत हैं और वो चाहते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कौन नहीं पसंद करता है, उनका स्वागत है, ये इनका परिवार है, जो अच्छे हमारे लिए होंगे और हम सर्वे के तहत अपने बताएंगे। टोटल दिल्ली में कितनी सीटों से हुआ था वो 2020 में हुआ था। अभी शोएब जमी साहब ने कहा कि 6 महीने पहले हम पीड़ित परिवार से मिले, तो बाकी 4 साल क्यों लग गए आपको परिवार से मिलने में, और कितने ऐसे पीड़ित परिवारों से मिले हैं जो दिल्ली दंगों में जेल में बंद हैं? देखिए, मैं अभी शोएब जमी साहब अभी ज्वाइन होके कितना 7 महीने हुए हैं। इससे पहले दूसरे सदर थे, दूसरी टीम थी उसमें। ये इन्होंने अपना हिसाब बताया, मैं अपना हिसाब बता रहा हूँ। पुराने टाइम के जो रहेंगे वो अपना हिसाब देखिए मैं आपको साफ तरीके से बता दिया हूँ ना उसमें। ये अगर इलेक्शन नहीं भी लड़ेंगे तो भी हम इनके साथ हैं। ये आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, एक आध मर्तबा है तो उनसे भी पूछ लेना था साहब, वो आदमी जो आपके साथ जुड़ा हुआ था उसको आप किस तरीके से मजदार में छोड़ के है तो निकल गए हैं करके। सर एक चीज़ आज क्लियर कर दीजिए, तमाम मीडिया यहाँ पर है, जैसे कि MIM को बीजेपी की बी पार्टी कहा जाता है, आज क्लियर कर दीजिए कि वाकई में क्या सच है। एक पत्थर लेके मेरा सर फोड़ दीजिएगा उसके अंदर आप, क्योंकि मेरे हिसाब से ये हिंदुस्तान का शायद ही कोई पत्रकार बचा होगा जिसने ये सवाल नहीं किया। उसको ऐसा लगता है कि ये सवाल अगर मैंने नहीं किया तो मेरी पत्रकारिता अधूरी है करके उसमें। तो मेरे हिसाब से मैं आपको संजीदगी से बताता हूँ। देखिए, लोकसभा का चुनाव आया, कितने सीटें लड़े हमने, होते कितने हैं। अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन अभी खत्म हुआ है, 288 सीटें, 288 सीटें। मैं महाराष्ट्र का सदर हूँ, मैं 200 सीटें लड़ा सकता था और कोई उफ करके मुझे नहीं बोल सकता था करके, कोई उफ करके नहीं बोल सकता था। मैं 200 सीटें लड़ा सकता। कितने सीटें लड़ाए हमने? 12 सीटें लड़ाई हमने। 4 हमारे उसमें दलित भाई भी थे, कुल मिला के 16 सीटें थी उसमें। तो ये जो है ना बहुत घसा पीटा सवाल हो गया है। कुछ नया इजाद करिएगा, कुछ नया इन्वेंट करिएगा और फिर पूछिएगा। जी, जहाँ पार्टी की बुनियाद है तेलंगाना के अंदर, वहाँ कम सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, अन्य स्टेट में जाते हैं तो ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, पूरा हैदराबाद हमने कैप्चर करे हुए हैं, 7 MLAs है, MP है करके उसमें। एक शहर के अंदर जो कैपिटल सिटी है हमने पूरा कैप्चर कर लिए है इसमें। जब आप पार्टी को बढ़ाते हैं, आप जब पार्टी के साथ जुड़ते हैं, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि साहब मैंने मेहनत किया हुआ हूँ करके। जो 5 साल पहले या कुछ साल पहले जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी ख्वाहिश होती है कि साहब देखिए मैंने इतने वोट लिया था, अब मैंने पिछले 2-2.5 साल से तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे MLA का टिकट देना चाहिए करके उसमें। तो लोगों की ख्वाहिशें होती ही है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इतने क्यों लड़े, यहाँ पे इतने कम क्यों लड़ रहे। अब अगर मैंने महाराष्ट्र के अंदर 200 लड़ लिया होता तो सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको? आपको ही हुई होती थी ना। 200 क्यों लड़े? आप उनको मदद कर रहे हैं। मैंने 12 लड़ा तो बोले 12 क्यों लड़े आपने? किसकी मदद कर रहे हैं? तो हमारे साथ दिक्कत यही है उसके अंदर। असद भाई जो बोलते हैं ना उसके अंदर हम लैला बन चुके हैं, सब पूरे मजनुआ है हमारे। आम आदमी पार्टी खुद अलग अलग स्टेट में, गुजरात जहाँ उनका कोई जनाधार नहीं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में चुनाव लड़ती है, जहां उनको 1.5% भी वोट नहीं मिलता है, नोटा से कम वोट मिलता है। वो किसकी बीजेपी टीम है ये आप तय कर लीजिएगा उसके बाद में। टोटल कितनी सीट पर लड़े? में जिस तरह सर्वे हुआ फिर अजमेर का नंबर आया, इस पर लगातार जो है सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है आपकी पार्टी। जी, मैं देखा हूँ, मस्जिदों पर लगातार हो रहे सर्वे पर आपकी आवाज जो है वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं गूंज रही है? नहीं, देखिए मुझे तो, हमको सबको यह ऐसा लगता था कि भगवान मंदिरों में बसते हैं करके।
ये हमने हमेशा से ये सुना है, देखा है कि भगवान मंदिरों में बसते हैं करके, लेकिन हुकूमत जब से आई है वो मस्जिदों में ढूंढ रही है कि हर मस्जिद के नीचे उन्हें एक मंदिर नज़र आ रही है करके। देखिए, अगर कायदे क़ानून, मजाक अपनी जगह के ऊपर, लेकिन कायदे क़ानून को अगर देखेंगे कि 1947 के अंदर हमने क्या एग्रीमेंट तैयार किया था कि हम किसी भी रिलीजियस प्लेस को हम हटाएंगे नहीं करके। और ये भी शरारत के अंदर देखिए, इसके अंदर अदालत की कैसी शरारत है करके, आप ये भी दोबारा देख लीजिएगा करके। कोई भी सड़क चलता हुआ आदमी जा रहा है और कह रहा है कि साहब इसके नीचे है तो कुछ तो भी मिलने वाला है करके, खोदो, तो खोद रहे हैं करके। अब मैं उनको बोलने वाला हूँ कि साहब पार्लियामेंट के नीचे आप देखिए, खोद के देखिए, आप बहुत सारी चीज़ें मिलने वाले हैं, खोदते याचिका डालिए, याचिका डालिए, ये बोल नहीं, इतनी बेवकूफ़ी हम नहीं करते। कोई ना कोई तो भी एक रिकामा रहेगा उनके, उसमें ही उनको ही कर डालेंगे। उनको बड़ा आजकल खोदने में मज़ा आ रहा है कि कहीं तो भी कुछ तो भी खोदेंगे तो निकलेगा। कितनी सीटों पर दिल्ली में, देखिए कितनी सीटें रहेगी। देखिए, इलेक्शन का जो माहौल तैयार होता है उसमें एक मरतबा इलेक्शन जैसे जैसे करीब आता है बहुत सारे बदलाव होते हैं उसमें। हमने अपने तौर के ऊपर जो सर्वे किए हैं अभी तक, हमारे शोएब जमाई साहब, उनकी पूरी टीम ने जो सर्वे किया है, उन्होंने हमको एक लिस्ट बताई है कि साहब ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हो सकते हैं, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हो सकते हैं करके। आज शुरुआत करे हैं उसके अंदर, एक ही उसके अंदर अगर हर चीज़ बोल डालेंगे तो इतने सारे आएंगे कहाँ से? पूछिए आप। ताहिर हुसैन का परिवार आपके साथ मौजूद है, जो मीडिया साथी पूछना चाहते हैं, आप उनके बेटे से सवाल। क्या पोजीशन है अभी ताहिर हुसैन साहब की? केस किस हाल में है? क्या वो बाहर आ पाएंगे? क्या अगर वो अंदर रहेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल हाल सही हो जाएगा? क्या आप जो है अपने लोगों से कहेंगे कि जाहिर सी बात है नुमाइंदगी वहीं पर करनी है मुस्तफा? देखिए, हमें देश की न्याय व्यवस्था पर और भारत के कानून पर पूरा भरोसा है कि हमको अदालत से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और हमें अभी तक 9 केस में बेल मिल चुकी है और एक FIR हमारे ऊपर जो थी वो रद्द हो चुकी है। अब बाकी 3 केस बचे हैं, उनमें भी बहुत जल्द मिल जाएगी। आम आदमी पार्टी ने आपका साथ छोड़ दिया था, उसके बाद क्या हाल रहा आपका, और आम आदमी पार्टी को लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, जो उम्मीद हमें पार्टी से थी, केजरीवाल साहब से हमें जो उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया और उन्होंने एकदम हमारा साथ उस पर छोड़ा, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ आई थी। आपके वालिद साहब तो जेल में है, लेकिन चुनाव को लेकर के कैसी रणनीति होगी? ठीक है ना, 2-3 जने पूछना। हाँ, आपके वालिद साहब जेल में हैं, चुनाव को लेकर के कैसी रणनीति होगी आपकी? देखिए, ये तो कानून और अधिकार होता है सबका लोकतंत्र में, इंसान जेल के अंदर से भी चुनाव लड़ सकता है। मेरे वालिद साहब के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सिद्ध नहीं हुए हैं और उसमें बहुत जल्द हम बरी भी होंगे और हम पूरी मजबूती के साथ विधानसभा मुस्तफाबाद से और बाकी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। आप कहना है आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया, MIM का पूरा भरोसा है आपको? जी, क्योंकि एक MIM ऐसी पार्टी है कि उस हादसे के बाद में जो हमारे से आके मिलती थी और हमारा हालचाल पूछती थी, बाकी कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं थी जिसने हमें कॉल भी किया हो या फिर हमारे बारे में मालूमात भी की हो। कभी कॉल नहीं किया आम आदमी पार्टी की? नहीं, कभी उनकी तरफ से कोई हमें वो सपोर्ट नहीं।